नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे 18वीं लोकसभा की, जिसमें 543 सांसदों में से 46% यानी कि 251 पर क्रिमिनल केस दर्ज है, यानी कि आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें से 27 सांसदों को अलग अलग अदालतों से दोषी करार दिया जा चुका है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार दागी सांसदों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले अगर जो बात करें 2019 में क्रिमिनल केस वाले 233 सांसद लोकसभा पहुंचे थे। आइए आंकड़ों में देखते हैं कि 2009 से लेकर 2024 तक किस तरह दागी हुई सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आइए इस बार 2024 के आंकड़े और उसके साथ साथ 2019, 14 और 9। 2009 में दागी सांसद 162 थे। 2014 में दागी सांसदों की संख्या बढ़कर 185 हो गई। वहीं 2019 में दागी सांसदों की संख्या बढ़ी और 233 हो गई। 2024 की अगर जो बात करें तो दागी सांसदों की संख्या 251 है। अगर जो गंभीर अपराध वाले दागी सांसदों की बात करें तो 76 ऐसे सांसद हैं 2009 में जिसमें गंभीर अपराध दर्ज, जिनके ऊपर गंभीर अपराध दर्ज थे। वहीं 2014 की बात करें तो गंभीर अपराध दर्ज 112 सांसदों पर गंभीर अपराध दर्ज थे। 2019 की बात करें तो 159 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। वहीं अगर जो इस साल की बात करें 2024 की तो 170 गंभीर अपराध के मामले, 170 सांसदों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। आइए थोड़ा सा प्रतिशत की ओर भी नजर डालते हैं कि कब कितने प्रतिशत। ये 2009 में अगर जो बात करें तो 30% थे। 2014 में बढ़कर ये 34% हो गए। 2019 में बढ़कर ये 43% हो गए और 2024 में बढ़कर ये करीब 46% हो गए। बात करें अगर जो गंभीर अपराधों की तो 2009 में 14% गंभीर अपराध वाले संसद पहुंचे थे। 2014 में 21%, 2019 में 29% और 2024 में 31%। यानी कि ये जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये जो लाइन दिख रही है, ये बता रही है कि लगातार सांसदों के ये जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले या आपराधिक मामले दर्ज होने वाले सांसदों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो अब हम अगली इस पे रुख करते हैं कि नए चुने गए अगर जो 2051 सांसदों में से जो 2024 के मामले हैं, उनमें से जो 545 सांसदों में से 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 251 में से 170 पर बलात्कार, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे केस दर्ज हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अब आपको हम बता रहे हैं कि भाजपा के 63, कांग्रेस के 32 और सपा के 17 सांसदों पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। आपको अब हम लिस्ट दिखाएंगे, वो लिस्ट जिसमें कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के कितने सांसद जो है सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो भाजपा कुल सांसद 240 जीत करके गए हैं, दागी सांसद 4 यानी कि 39%। एक बार फिर अगर जो हम पहली जो ये दिखाएंगे कि 240 में 4, माफ कीजिएगा 94 सांसद और कांग्रेस के 99 में से 49 सांसद यानी कि 49% और सपा के 37 में से 21 सांसद और टीएमसी के 29 में से 13 सांसद, यानी कि प्रतिशत के लिहाज से अगर जो देखें तो भाजपा के 39% और कांग्रेस के 49% और सपा के 45%
और टीएमसी के 45%। यानी कि प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस के सांसदों की जो संख्या है वो ज्यादा है। यानी कि जो जीतने वाले सांसद हैं उनमें से दागी प्रवृत्ति के सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। और दूसरी जो अदर पार्टियां हैं उनको भी देख लेते हैं, जो इसके बाद दिखाई दे रही हैं इसी ग्राफिक्स में। तो इसके बाद हाँ, ये डीएमके के 22 कुल सांसद यहां पर विजयी हुए हैं। 13 जो सांसद हैं वो हैं दागी, और यानी कि 59%। टीडीपी के 16 सांसद और 8 दागी सांसद हैं, तो ये हुए 50%। और शिवसेना के 7 सांसद, जिनमें से जो 5 हैं सांसद वो यहाँ पर दागी हैं, यानी कि मात्र 2 ही पर दाग नहीं है। यानी कि 71% जो सांसद हैं ये दागी हैं। ये दाग क्या कहलाता है? बहुत बड़ी बात है कि क्या वास्तव में लगातार जो ग्राफ हैं हमने देखे हैं, ये लगातार दागी सांसदों के बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताएं कि ये सारी जो सांसदों के पार्टियों की जो लिस्ट थी ये दागी की थी। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करना चाहेंगे। ये डाटा एडीआर का डाटा है और इस डाटा में ये दिखाया गया है, वास्तव में समाज के लिए चिंता का विषय है। राजनीतिक पार्टियों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर इस तरह के अपराध जो हैं, इस तरह से क्यों हम दागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में लाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता क्यों, अगर जो दागी प्रवृत्ति के प्रत्याशी आए तो जनता इन्हें पसंद क्यों कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर जनता ही नकार देती तो राजनीतिक पार्टियों की जो इन ऐसे दागी प्रत्याशियों को लाने की जरूरत महसूस होती है वो ही खत्म हो जाती है। लेकिन जनता भी इन्हें पसंद कर रही है और चुनाव लगातार जिता रही है, तो राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी भी है। हम अब रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे जो मेहमान हैं उनसे पहले आपका परिचय करा दें। प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मलिक जावेद जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद गोस्वामी जी अपने अनुभव के आधार पर, और वास्तव में हम काफ़ी सम्मान करते हैं इनके विद्वता की, और माफ़ कीजिएगा, और दिल से प्रणाम करते हैं प्रमोद गोस्वामी जी आपको। और साथ ही साथ सवाल भी करते हैं आपसे। जो हमने ये ग्राफ दिखाए हैं, जो ग्राफ टीवी स्क्रीन पर चले हैं, लगातार 9 देखिए, 9 देखिए, उसके बाद 14 देखिए, 19 देखिए, और अब 24 देखिए। दागी सांसदों की संख्या लगातार उनमें इजाफा होता गया है। कुछ कारण आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसके एक लंबा समय से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ जी, और इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से मैंने देखा है, समझा है, इनके साथ उठा हूँ, बैठा हूँ। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें, एक ये सामाजिक दोष है। पहली बात, मूल तत्व तो ये है कि ये हमारे समाज का दोष है कि जो ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते हैं। जैसा आपने पहले कहा कि ठीक है, राजनीतिक दल उनको चुनते हैं तो जनता उनको चुन के प्रत्याशी चुनते हैं, जनता उनको चुन के प्रतिनिधि क्यों बनाती है। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक सामाजिक बड़ा दोष है। उसके कई कारण हैं, वो एक लंबा विस्तृत चर्चा हो जाएगी। मुझे याद है कि अगर आप इसके पीछे जाएं, राजनीतिक दलों के कई उदाहरण देके मैं बात कर सकता हूँ। एक समय दौर था ये, जब स्वतंत्रता हुई उसके बाद हुई, कि उसमें पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और मतलब जो समाज के लिए कुछ करने की मादा रखते हैं, उन लोगों को वरीयता दी जाती थी। और ये 2 इलेक्शंस तक तो, जहां तक मैं समझता हूं कि ये एक दौर रहा,
उसके बाद से जो राजनीतिक दलों में आपाधापी या प्रतिस्पर्धा हुई कि सत्ता पर कैसे, हालांकि वो एक शुरुआती दौर था कि कैसे लिया जाए। मुझे अच्छी तरीके से याद है, अगर मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे खाली बात करूं, उससे पूरे देश का एक पैमाना तय हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले कांग्रेस ने यहाँ सीतापुर के एक मिश्रा जी अपराधी थे, उनका आपराधिक रिकॉर्ड था, उनको भारत अपने पार्टी में लिया और उनको अपने उसका टिकट दिया और उसको जिताया। शुरुआत वहां से हुई। पहले स्थिति ये थी कि पहले ये जो अपराधी या दागी लोग होते थे या जो दूसरी मानसिकता के होते थे, वो राजनीतिक दल उनसे उनका समर्थन ले लेते थे ताकि उनके दबदबे का प्रभाव हमको वोटों में कन्वर्जन में आ जाए और हम जीत जाएं। ये और उनको भी लगता था जो अपराधी प्रवृत्ति के थे कि हमको संरक्षण मिल रहा है और उस संरक्षण में वो राजनीतिक दलों की मदद करते रहते थे। जिस क्षेत्र में जो प्रभावी होता था या जो सरकार जिसकी होती थी उस हिसाब से उधर वो घूम जाते थे। लेकिन एक ऐसे ही फर्रुखाबाद में आप आ जाइए। फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद क्षेत्र है, वहां बाबू राजेंद्र सिंह जो गृह राज्य मंत्री भी रहे, वो जो है वो भी मतलब वहां के थे। उसके बगल में आ जाइए एटा में, वहां लटूरी सिंह थे। तो ये सब लोग बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के थे और ये आपराधिक प्रवृत्ति के इस सेंस में थे कि ये अपराध करते नहीं थे, इनके पास बड़े बड़े गैंग गिरोह, इनके फर्रुखाबाद तो बड़ा आपराधिक क्षेत्र रहा है, वहां पर बड़े बड़े डकैत हुए हैं, उन डकैतों को प्रश्रय देते थे, तो इसलिए उनका दबदबा रहता था। तो उसके बाद एक फिर वो दौर बदला और इन आपराधिक लोगों को लगा के यार ये तो बात समझ में नहीं आ रही, हमारे बूते पर ये लोग जीतते हैं चुनाव, हमारे जिले के विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, तो क्यों ना हम खुद ही विधायक जनप्रतिनिधि बन जाएं, तो हमारे ऊपर से एक ये दाग हम सम्मानित व्यक्ति भी कहलाएंगे और अपराधी भी का हमारा दाग धुल जाएगा। तो ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का राजनीति में प्रवेश शुरू हो गया। और आज जो स्थिति है, जो आपने एडीआर की रिपोर्ट दिखाई कि भाजपा में भी है, सपा में भी है और ये भी है, हालांकि ये बात जरूर देखिए, इसमें मैं किसी राजनीतिक दल विशेष के लिए इसकी आलोचना या उसके लिहाज से मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कड़वा सच है कि सारे राजनीतिक दलों ने सत्ता को हासिल करने के लिए मूल्यों और सिद्धांतों और जन सरोकारों से हटके, जो राजनीति का मुख्य उद्देश्य है उससे हटके सत्ता की जो लालसा हो गई कि सरकार हमारी होनी चाहिए, तो वो जो सरकार की लालसा बनने की कि वो एन केन प्रकारण जैसे भी हो सत्ता हमको मिलनी चाहिए, ये जो मनोवृत्ति पैदा हुई उसने अपराधियों को राजनीति में प्रश्रय और राजनीतियों का प्रवेश शुरू कर दिया। मूल तत्व मेरी नजर में तो ये है। और अगर आप देखें तो ये बात हमेशा आरोप लगता रहा समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपराधियों को सबसे ज्यादा प्रश्रय उसने दिया। हो सकता है जब सभी राजनीतिक दलों ने दिया, कांग्रेस ने शुरुआत करी तो आपने 4 अपराधियों को दिया, मैंने 5 को दिया, तीसरे ने 8 को दिया, ये तो एक वेरिएशन हो सकता है, लेकिन प्रश्रय सभी ने दिया, ये किसी के लिए नहीं कह सकते हैं। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी, मतलब मैंने बहुत नजदीक से कल्याण सिंह जी को, इन सारे लोगों को कवर किया, इनके साथ गया हूं, घूमा हूं, ये लोग अपराधियों के ऊपर बड़ा कहते थे कि हम अपराधियों को यहाँ से पलायन कर देंगे, शहर छोड़ जाएंगे, प्रदेश छोड़ जाएंगे, ये चल जाएंगे। लेकिन फिर आप कंट्राडिक्शंस देखिए कि उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी की सरकार बनी थी, उसमें सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में अपराधी थे, उतने मुलायम सिंह जी भी नहीं रख पाए। तो ये जो स्थिति है, तो मेरा जो कहने का मकसद है या जो मेरा मूल भाव है कि अब सत्ता महत्वपूर्ण हो गई है और जन सरोकारों के मुद्दे, मूल और सिद्धांत ये गौण हो गए हैं। तो जब स्थितियां ही बदल जाएंगी तो स्वाभाविक है, जब हमारी मूल संस्कृति या हमारे मूल विचार या हमारा मूल सिद्धांत जब ये हो जाएगा कि हमको सत्ता चाहिए, तो फिर उसमें हम अनफेयर मीन्स, गलत
सलत, इसका हम कोई मूल्यांकन नहीं करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमको कैसे बेईमानी से मिल सकती है, कि ईमानदारी से मिल सकती है, कि गुंडों से मिल सकती है, कि मवाली से मिल सकती है, कि अपराधियों से मिल सकती है, कि दागियों से मिल सकती है, हमको सत्ता कैसे मिल सकती है। उस हिसाब से उस समीकरणों को बैठा के वो मतलब टिकटों का वितरण होता है और उसी के लिए जो आपने एडीआर की रिपोर्ट दी कि बीजेपी पे 63 है, सपा पे 70 है, उन पे 95 है, जो भी रिपोर्ट आपकी है जी जी, ये उसका ही दुष्परिणाम है। जी बिल्कुल। अब हम रुख करेंगे अपने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ। बड़ी देर से धैर्य बनाए हुए हैं, तो सबसे पहले हम रुख करेंगे प्रदीप भटनागर जी के पास। प्रदीप भटनागर जी, बड़ी पार्टी हैं आप, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक तरह से कही जा रही है और ज़्यादा सीटें जीत कर भी आई है। ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी भी है अगर जो कहा जाए 18वीं लोकसभा का। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़े दागी भी आप संसद में भेजे हैं। मजबूरी क्या है आप लोगों की? राम राज्य में राम राज्य लाने की जो कल्पना आप करते हैं और कहते हैं कि राम राज्य आएगा, दागियों से आएगा। भटनागर साहब। जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है प्रदीप जी, तो मलिक जावेद जी हम आपकी तरफ रुख करेंगे और अपनी टेक्निकल टीम प्रदीप जी से एक बार पुनः जुड़ने का प्रयास करेगी और तकनीकी जो खामी है उसको दुरुस्त करेगी। मलिक जावेद जी, हम आपके पास आ रहे हैं। सवाल आपसे भी है। जी, मुख्य विपक्षी दल हैं, जिम्मेदारी आपकी भी है और 49 सांसद, 99 में से 49 और 49% भी अगर जो जोड़ा जाए आपने पहुंचा दिया संसद में, क्यों? जी नमस्कार। आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है कुशवाहा जी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो भारत के कानून है, आज कानून क्या कहता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए क्या कानून है हमारे देश में? तो कानून ये है कि अगर 2 साल की सजा कोर्ट देता है तो उसको असेंबली से या पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे राहुल जी को किया गया था, उनको 2 साल की सजा हुई थी नीचे की अदालत से और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये जो कानून है ये पूरे देश में लागू है। लेकिन जो आपने आंकड़ा दिया, या तो वो अंडर ट्रायल है, उनके फैसले नहीं आए हैं, और जिनके फैसले आए हैं या तो वो 2 साल से नीचे के आए हैं, या फिर जो असेंबली स्पीकर है उसने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, जिनकी 2 साल से सजा हुई, ये हो सकता है। दूसरा, 2014 में अहमदाबाद में मोदी जी ने एक रैली में कहा था, मैं देश में स्पेशल कोर्ट बनाऊंगा और 1 साल के अंदर जितने भी पॉलिटिक्स में क्रिमिनल हैं सबको जेल में डालने का काम करूंगा। तो 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया? हम तो सरकार में नहीं है 2014 से, और मोदी जी आरोप लगाते थे कि कांग्रेस ने पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कर दिया है। मान लिया हमने कर दिया है, तो आप तो 10 साल में आए थे, आप पीएमएलए एक्ट आपने संशोधित किया, कितने लोगों को आपने जेल में भेजा और कितनों का फैसला आया? जेल में सारे हो सकते हैं लेकिन फैसला किसी का नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा 10 साल से संसद में है और संसद का काम होता है कानून बनाना, और कानून बनाना इस तरीके से कि संविधान के अनुरूप कानून बनाना, और अगर कोई गलत हो रहा है, कोई भी अपराधी है, उसको जेल में डालना। लेकिन मोदी जी फेल हो गए। स्पेशल कोर्ट का पता नहीं कि 1 साल में मैं सबको जेल में डाल दूंगा का है। अब सबसे ज्यादा आंकड़ा आपकी रिपोर्ट के अनुसार भाजपा का निकल के आ रहा है। तो विपक्ष से अगर आप उम्मीद करते हो कि विपक्ष सारे फैसले ले ले, देश के कानून बदलते, तो हमें सत्ता जनता ने विपक्ष में बिठाया है, तो विपक्ष कानून कैसे बना सकता है? हाँ, हम अपनी बात उठा सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन हम लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करेंगे। जो आज के कानून है, जो संवैधानिक अधिकार है, उनका सारी पार्टियां प्रयोग कर रही है। तो ये सवाल तो सख्त से सख्त सवाल जो है ये मोदी सरकार से पूछना चाहिए कि आपने 2014 में गुजरात की भूमि से वादा किया था कि 1 साल के अंदर सारे
दागी पॉलिटिशियन को जेल के अंदर डालूंगा स्पेशल कोर्ट बना के, लेकिन नहीं डाला। आज सारे आंकड़े इनकी पार्टी के आ रहे हैं। तो सवाल बनता है मोदी जी से, पूछिए भाजपा के प्रवक्ता से, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, उसमें से एक वादा ये भी था कि 1 साल के अंदर सबको जेल में डाला जाएगा स्पेशल कोर्ट बना के। वो कोर्ट का है और फैसले का है और कितनों को सजा हुई और कितने बाहर है, बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वादा तो निभाना चाहिए, लेकिन एक चीज और है, जैसे ही हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ते हैं उनसे सवालों की तो बौछार हम करेंगे ही, लेकिन हम आएंगे अब एक, चूंकि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमसे जुड़ चुके हैं, इसलिए दूसरा सवाल आपसे थोड़ी देर बाद करेंगे मलिक जावेद जी। लेकिन प्रदीप भटनागर जी, बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है दूसरी बार जुड़ने के लिए। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, सवाल वही है कि जिम्मेदार पार्टी, राम राज्य लाने वाली पार्टी, राम राज्य लाने का वादा करने वाली पार्टी, और उससे 94 सांसद, 240 में से 94 सांसद दागी संसद में भेज रही है। क्यों? और अभी मलिक जावेद जी ने एक बात और कही है। मलिक जावेद जी ने कहा है कि 1 साल के अंदर, मोदी जी ने एक वादा किया था कि 1 साल के अंदर अगर जो अपराधी प्रवृत्ति के कोई भी सांसद या जो भी हैं नेता होंगे उन्हें जेल के अंदर आप पाएंगे, लेकिन हम तो संसद के अंदर पा रहे हैं। क्यों? या तो इन्हें दोष मुक्त होना चाहिए अगर गलत है तो, और नहीं तो ये बाहर होने चाहिए, जेल के अंदर होने चाहिए, संसद में तो नहीं होना चाहिए। और जी, आपके प्रश्न भी बिल्कुल वाजिब है जी, मगर उंगली उठाने वाले ये नहीं देखते कि 4 उंगली उनकी तरफ भी मुड़ी हुई है। तो इसी प्रकार से अगर आपने जिस तरह आपने मुझे बताया, आपने दागी सांसदों का, जो दागी सांसद हैं ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आपराधिक मामले उनके जो पुराने थे वो कोर्ट में चल रहे हैं। किसको कब सजा हो वो भी कोर्ट में चलेगी, क्योंकि सरकार कोर्ट नहीं हुआ करती है। शायद कांग्रेस को ये बात पता नहीं है। और अगर जैसे आपराधिक मामलों की बात करें ना आप, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे प्रतिशत में, कांग्रेस आगे है, और उनके नेता तो खुद जमानत पे और कोर्ट कचहरी में है और जेल गए हुए भी है। आपराधिक मामले वो होते हैं। तो जो अपने आप को जो साफ सुथरा बता के दूसरे को गंदा बताना चाहते हैं, उनको सबसे बड़ी चीज ये देखनी चाहिए कि 32% इतने संगीन अपराधों में कांग्रेस 32% उनके जो विधान लोकसभा प्रत्याशी थे वो हैं, और उनके साथी जो है ना दोस्त, जो युवा हैं, युवा लड़ सकते हैं, जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर पहुंच गई है, 46% आपराधिक और गहन आपराधिक मामले दर्ज है, जिसे समाजवादी पार्टी कहते हैं। और अगर आगे चलेंगे तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो 7 सीट तो लाए और 4 आपराधिक है, 57% अत्यंत गहरे और आपराधिक मामले दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई सांसद आ गया है जिसपे मुकदमे चल रहे हैं, तो ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उसकी पैरवी के लिए बैठी है और ना बैठेगी। जो मामला कोर्ट में या विचाराधीन हो गया तो उसमें आप हो या मीडिया हो या कोई सरकार चला रहा हो, वो नहीं आ सकता, क्योंकि आपराधिक मामलों में कोर्ट कचहरी का जो टाइमिंग सिस्टम है वो है। हो सकता है कुशवाहा जी पे 50-60 केस दर्ज हो, अब फिर भी मीडिया के चैनल पे बैठ रहे हैं, मगर कानूनी प्रतिक्रिया चल रही है ना। जब जेल जाना होगा जिसको भी वो जाएगा। फिलहाल तो जिनके मुख्य आपराधिक हैं और जमानत पे है, तो सोचना चाहिए ना क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ये तो वो लोग हैं कि इनके जो मित्र हैं जो आपराधिक मामले, जो दंगे कराते थे, जिनमें बेशुमार हत्याओं का मामला दर्ज था, गरीबों की जमीन लूटने का दर्ज था, उनके तो दोस्त ही है। क्या आपराधिक मामले में सबसे ज्यादा अगर है तो कोई परिवार है तो सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार बिहार का जो राष्ट्रीय जनता दल है, जिनके साथ ही बटन बना रहे थे, जो कि देश के चारा खाने में, और उनके बेटा परिवार के लिए जो जमीन बेचारों से छीनी गई और नौकरी के बदले जमीन ली गई। तो सब देखिए आपराधिक मामले में कौन कौन कोर्ट कचहरी हो सबको पता है। पी चिदम्बरम हो, चाहे खुद स्वयं राहुल गांधी जी हो, चाहे स्वयं प्रियंका जी हो, या स्वयं वाड्रा जी हो या सोनिया जी हो, बहुत सारे नाम हैं। और ये वो नाम है जो स्वच्छ राजनीति के लिए कहते हैं अपने आप को कि स्वच्छ राजनीति आनी चाहिए, मगर अपने को स्वच्छता में खड़े नहीं कर पाते हैं।
तो इसलिए सबसे पहले उन्हें देखना चाहिए कि हमें अगर कुछ बोलना है तो क्या चीजें हमें बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है जी। समाजवादी पार्टी अगर इतनी अच्छी होती है, मलिक जावेद जी, नहीं मलिक जावेद जी, मैं एक सेकंड मैं खत्म करूं सर मैं एक मिनट। देखिए हमारे देश की जनता कितनी भोली है और कितनी अच्छी है कि पंजाब में आतंकवादी को ही जिता लाए, जो टेरर फंडिंग जो आतंकवादी को तैयार करते जम्मू कश्मीर उनको जिता लाए। देखिए आप देखिए ना, हम आप तो चिंता कर रहे हैं आपराधिक मामलों की, तो जो पीड़ित हैं अपराधों से, बमों से, गोलियों से, जिनके परिवार के भी स्वयं मरे और मेरे साथ ही बैठे हैं, वो बोलेंगे क्या एक बार भी कि भैया जो आतंकवादी और जीत के आए हैं, जो आतंकवादी टेरर फंडिंग में है, उनके लिए क्या बोलेंगे? ये देश की देख लीजिए, ये देश की शालीनता है, ये हमारे देश का समाज है। ये जो आतंकवादियों को जिता के लोकसभा भेजेगा और वो AK-47 लेके और झबला पहन के और अंदर बैठेंगे और वो टेरर फंडिंग अब जो करेंगे वो लोकसभा से करेंगे। चलिए मलिक जावेद जी आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं। मलिक जावेद जी आप जी करेंगे क्या? देखिए मलिक जावेद जी की बात बता दूं, जितने मैंने बातें बोली है, मैं तितर बितर नहीं भागा, पुराना में कहीं पीछे नहीं भागा, ना आगे भागा। उन सवालों का अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उस पर जवाब दिया। अब जावेद मलिक को सुनते हैं ना, क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ मलिक जावेद जी आपकी मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है, वो राज खोलिए, उसके बाद प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाऊंगा। जी एक कहावत है इंग्लिश में, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, कम ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ये कह रहे हैं टेरर फंडिंग का आतंकवादी हो, ये भाई जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो कोई आतंकवादी नहीं होता है। पहली बात ये, शायद इनको संविधान नहीं पता, इनको देश के कानून नहीं पता। दूसरा कि आपके प्रधानमंत्री का मैंने बयान बताया 2014 अप्रैल में दिया था कि 1 साल में स्पेशल कोर्ट बना के सब अपराधियों का जेल में डालेंगे, तो फेल क्यों हो गए? दूसरा ये कह रहे हैं कोर्ट जो है सरकार के अधीन नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन पुलिस तो आती है, प्रोसिक्यूशन तो आती है। पुलिस को साबित करना होता है कि ये टेरर फंडिंग कर रहा था तो प्रूफ कर दे कोर्ट में, उसको सजा दिला दे। पुलिस तो सरकार के अधीन आती है, ईडी तो सरकार के अधीन आती है, सीबीआई तो सरकार के अधीन आती है। कितनों का कन्विक्शन हुआ यही तो हम सवाल कर रहे हैं, और ये गिना रहे हैं कि बेल पे, जेल पे। शायद मेरे भाई को संविधान नहीं पता है, बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन, ये रूल ऑफ लॉ है, ये इनको पता नहीं क्योंकि संविधान को मानते नहीं, इसीलिए जनता ने इनको तो चेंज होने वाला है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दी है। आप लोगों ने जो भ्रमित बीच में बोल रहे हो, अब बीच में बोल रहे हो, बीच में क्यों बोल रहे हो, बीच में क्यों बोल रहे हो, बीच में क्यों बोल रहे हो? भटनागर जी बीच में मत बोलिए। मैं बीच में बोलने का सवाल पूछ रहा हूँ, बीच में नहीं बोल रहा, सवाल पूछ रहा हूँ, बीच में नहीं बोल रहा, सवाल पूछ रहा हूँ मैं। आप लोग कह रहे हैं देश का कानून खत्म होने वाला है, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कौन सा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा वो ही बताइएगा, और देश का कौन सा कानून खत्म हो जाएगा, नया कानून की किताब कहां से आएगी वही बताइएगा। मैं बता रहा हूं, ऑलरेडी आरक्षण खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने सब सरकारी संपत्ति बेच के खाली नौकरी तो दे नहीं पा रहे हो। आरक्षण खत्म हो गया है तो संविधान को हटाए बिना आपने संविधान खत्म कर दिया है। ओबीसी का आरक्षण था, नौकरियों में एसटी का था, एससी का था। जब 30 लाख पद खाली पड़े केंद्र में तो आरक्षण खत्म हो गया, संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। ये संविधान, ये जवाब नहीं होता है, संविधान केवल राहुल गांधी को दो, राहुल गांधी को दो, केवल आपने राहुल गांधी को दो जो झूठ बोले का मंच पे, हमें मत दिखाओ, हमें मत दिखाओ, हमें तो ये बताओ, हमें ये बताओ करने वाले बताओ क्या ये जो आपके हाथ में किताब है चेंज हो जाएगी, पार्टी के लिए चेंज हो जाएगी, कानून चेंज हो जाएगा, संविधान चेंज हो जाएगा, ये संविधान चेंज हो जाएगा। अरे बंगाली लक्ष्मण कहाँ गया बीच में? इसको अरे मैंने पढ़ दिया, मैं क्या पूछ रहा हूँ? अरे इसे मुझे मत दिखाइए, इसको पढ़ो, ये खत्म, ये संविधान चेंज हो जाएगा, ये संविधान चेंज हो जाएगा इसका। और ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने बताया है कि संविधान की रक्षा करेंगे। जवाब नहीं है ना, जवाब नहीं है ना, जवाब नहीं है ना, जवाब नहीं है, आपको जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब दिया मैंने, जवाब नहीं है ना, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है ना, खत्म कर दिया, जवाब नहीं है ना, चलिए आप झूठ बोला ना जी, लोकतंत्र नहीं है ना, किताब लेके मुझे दिखा रहे हैं
ये जवाब नहीं है ना, जिनके पास जवाब नहीं होती ऐसी बात नहीं है। क्या कराओगे जवाब? अरे हमें अंकार नहीं था, सारे 99 पे आउट हो गए, अरे 99 पे आउट हो गए, सबसे बड़ी पार्टी खत्म हो गई, सबसे बड़ी पार्टी खत्म हो गई। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी की तरफ रुख करेंगे जी, प्रमोद गोस्वामी जी की तरफ रुख करेंगे हम। प्रमोद गोस्वामी जी, जैसा कि दोनों पार्टियों में दागी सांसद भेजा है और मलिक जावेद जी ने जो ये बात की, वास्तव में कानून के अनुसार दागी जो है संसद में गए हैं, ये अच्छी बातें थी। हम दोनों पहले दोनों मेहमानों को रोकना चाहेंगे। प्रमोद गोस्वामी जी के पास मैं जाना चाहता हूँ, उनके अनुभव जी, उनके अनुभव के ज्ञान के गंगा में हम अगर जो तीनों डुबकी लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी देर के लिए शांत रहें प्रदीप भटनागर जी, जावेद मलिक जी, थोड़ा सा हम प्रमोद गोस्वामी जी के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं और आप लोग भी धैर्य से जरा प्रमोद गोस्वामी जी को सुनिएगा। प्रमोद गोस्वामी जी, मलिक जावेद जी ने एक बात कही थी कि चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ऐसा नहीं है कि कानून तोड़ करके संसद में गए हैं या किसी राजनीतिक पार्टी ने कानून तोड़ा है, उसके अनुसार, कानून के अनुसार ही यहां पर दिया गया है, चाहे वो दागी सांसद हो, चाहे कुछ भी हो, प्रत्याशी बनाए गए हैं और उसके अनुसार ही वो गए हैं, तो ये एक तरह से सही है। लेकिन अगर दागी हैं तो क्या कानून तो संसद में ही बनता है ना, और समाज को सुधारने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, लोगों के विकास के लिए, इसीलिए तो कानून बनता है और इसीलिए तो हमारे प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। तो इस तरह के प्रतिनिधि वहां पर ना जाएं, नहीं, इस तरह के प्रतिनिधि सदन में ना पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ खास कानून नहीं बनाए जा सकते? जी देखिए, मैं आपको कितनी सार्थक बहस आपने रखी जी कि कैसे राजनीतिक दल जो हैं वो जो ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं इन पर रोक लगे और वो ना आए। आप इसी बहस को देख लीजिए, हमारे दोनों श्री प्रदीप साहब ने, भटनागर साहब ने, जावेद साहब ने पर इस डिबेट को पूरी तरीके से ये साबित करने की कोशिश की कि तुम दोषी हो। उन्होंने कहा कि तुम दोषी हो, लेकिन एडीआर की जो रिपोर्ट बता रही है दोनों दोषी हैं। लेकिन इस पर तो बहस ये होनी चाहिए कि इस पर सार्थक बहस अब कोई नहीं करता। मैंने जो पहले शुरुआत की है, मूल्यों की, सिद्धांतों की राजनीति नहीं है, सत्ता कैसे हासिल हुई, डिबेट भी अब जो है, अब लोग डिबेट सुनना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये कुतर्क करते हैं, तर्क नहीं करते हैं। भाई इस पर डिबेट करो। हाँ है, हमारे में है, हमारे में भी है, तुम्हारे में भी है, इस पर ये विचार करो। हम लोग बैठे, सब लोग बैठे कि इनको रोका जाए, इस पर कभी बहस नहीं होगी। वो खाली वो प्रदीप जी कहेंगे कि तुम्हारे 70 थे, वो कहेंगे तुम्हारे 170 थे। तो सवाल ये कि जनता को क्या मिला, दागी कहाँ गए? ये आज की डिबेट में ये स्वीकृति है कि हाँ दागी हैं, लेकिन उन्हें तो ये भी कोई ये कुतर्क है कि मतलब जो साहब उनके अभी वहां से सजा नहीं हुई, ये कानून बनेंगे, चीजें बन रही है, धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन इस पर बहस होनी चाहिए। ये कुतर्क नहीं होने चाहिए कि तुम्हारे कितने, हमारे कितने। आज ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब जो चुन आ गए वो आ गए, इस पर बहस करें कि नहीं। जावेद साहब, आप भी अपने नेतृत्व को ये विमर्श करिए और आप भी इस बहस को सार्थक बनाइए। प्रदीप जी को भी वो कहें कि नहीं आप भी, लेकिन नहीं, हर आदमी अपने को बता रहा है कि मैं, हमारे यहाँ ही सिर्फ हरिश्चंद्र हैं, हमारे यहाँ कोई भ्रष्ट है ही नहीं, हमारे यहाँ जो वादे करते हैं वो वादे हम 100% पूरे करते हैं, तुम नहीं करते हो, वो कहते हैं तुम नहीं करते हो। तो ये तो थोड़ी बहस है, ये पिछले एक डिकेड से चली आ रही है और जिसका कोई शक नहीं है। और जिस ढंग की बात कर रहे हो, जनता तो समझ गई है कि आप लोग कितने विमूढ़ हैं। मतलब आप जो सूरज को चंद्रमा बताने की कोशिश कर रहे हैं और कानून से कि धारा इतने के तहत ये धारा, अरे सवाल धाराओं माराओं का नहीं है,
सवाल ये आपराधिक नहीं होने चाहिए, इस पर क्यों नहीं विचार करते हैं, इस पर अपनी पार्टी में दबाव क्यों नहीं बनाते हैं। प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी को अगर टिकट है, ईमानदार हैं, बढ़िया हैं, अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको टिकट नहीं मिलेगा, ये खाली वोट उठाते रहेंगे, यही जावेद साहब का भी होगा। लेकिन अगर हम अपराधी हैं और हमारा दबदबा है, हमारा 1000 लोग हमारे साथ जुड़े, हमको टिकट देगा दागी होने के बावजूद, और आप ईमानदार होने के बावजूद नहीं मिलेगा, इस पर क्यों विचार करते हैं। मैं एक चीज इसमें और कहना चाहूंगा जी, देखिए ये सभी राजनीतिक नहीं है कि राजनीतिक दल इस पर सोचते नहीं है, सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन विवश हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि अखिलेश यादव ने सीपी यादव जो बाहुबली हैं, उनको टिकट देने से मना कर दिया और मुलायम सिंह टिकट देना चाहते थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये अखबारों में सब छपा हुआ है, और मैं मौजूद था, मैं उस समय कवर कर रहा था जी। लेकिन वो दबाव बनाए हुए थे कि साहब टिकट दीप यादव को दे दिया जाए, सीट वरना हमारी नहीं जीत पाएगी। और ये अखिलेश यादव ने ये बात कही कि नहीं, जो समाजवादी पार्टी पर एक आपराधिक छवि का एक लांछन लगा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं धोने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए जी। आ रहे हैं भटनागर जी, आपके पास आ रहे हैं जी। नहीं, हाँ, टिकट नहीं दिया गया। दूसरी बात, अभी जो मुख्तार अंसारी के मामले में जब इनका हुआ था, तो मुख्तार अंसारी को मुलायम सिंह टिकट देना चाहते थे। मैं उस दौरान वहां मौजूद था जब ये मुलायम सिंह जी और मुख्तार जी बैठे हुए थे, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। लेकिन अखिलेश एडामंट थे कि नहीं, टिकट नहीं दिया जाएगा, और टिकट नहीं दिया गया। सवाल यहाँ ये है कि ये एक, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, अगर किसी नेता ने एक अच्छी पहल की है, किसी राजनीतिक दल ने इस बात का समर्थन नहीं किया, या किसी ने नहीं कहा कि ये अच्छी पहल है ताकि वो ऐसा एटमॉस्फेयर बने, सब लोग सोचते रहे कि अच्छा ये आपस में मिले न मिले न मिले, अपराधी आए चाहे ना आए, इस पर सोचते रहे, लेकिन किसी ने अच्छे विचारों को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की जी। अखिलेश ने उस पर निकलने की कोशिश, एक पहल की जी, लेकिन देखा कि नहीं, बाकी सब दे रहे हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि फिर राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति तो फिर वो भी चुप हो गए जी। तो ये राजनीतिक एक, मतलब क्या शब्द प्रयोग किया कहना चाहिए कि ये राजनीतिक मानसिकता गलत मानसिकता है। अगर अच्छी बात हो, चाहे विपक्ष की हो, उसकी भी समर्थन होना चाहिए ताकि एक सही प्रक्रिया हो सके, लेकिन राजनीति में वो नहीं होता है। इसलिए ये सब बेमानी है, ये बहस हम आप करेंगे, लेकिन टिकट देंगे, आधार ले लेंगे जी। ठीक है सर, हम आएंगे आपके पास। जावेद मलिक जी, हम भी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपसे पहले संकेत प्रदीप भटनागर जी ने किया था कि कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अपनी बात रखिए प्रदीप भटनागर जी, उसके बाद जावेद मलिक जी हम आपके पास आते हैं जी, जल्दी से। और मैं इनकी बात का समर्थन भी करता हूँ, सही भी करता हूँ, कहता हूँ मैं, मगर वो आपराधिकों को टिकट तो नहीं दिया, चलिए अच्छी बात है। मैं डीपी यादव जी की अगर आपने बात करी, टिकट क्यों नहीं दिया, तो शायद आपको पता होगा उनके जो बेटों का चार चरित्र जो चल रहा था मीडिया पे, और पूरे जोर तरीके से चल रहा था, एक IAS बिटिया के साथ जो हुआ, बेटे के साथ जो हुआ, वो देखा, उसके कारण टिकट नहीं दिया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को मानता हूँ, ये मैं खुद इस चीज का समझ पाता हूँ। मगर आप ये देखिए, वो अपराधी जो अब इस वित्ती में मिल गए, क्या उनको अपराधियों को शह देने का काम नहीं किया समाजवादी पार्टी ने? क्या उनके खिलाफ अभी जेल भेजने का काम किया उन्होंने? क्या उन्होंने इन अपराधियों को पाल पोस के बड़ा करा ना आपके सामने? बात टिकट की नहीं है, आप जनता के अगर छवि अच्छी अब सरकार लाने के लिए दिखाना चाहते, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा बदनाम हो गई थी, और उस बदनामी के कारण ये एक स्टंट जो अखिलेश जी ने अपनी छवि बनाने के लिए करा, वो बिल्कुल मैं इसके लिए ना नहीं करूंगा मैं। आज क्या वो अपराधी के घर में, थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं तो बहुत कम बोला हूँ, और आज क्या वो जिन अपराधियों को टिकट नहीं दी, आज वो अपराधियों पे जाके फूल माला चढ़ा रहे जाके, आज उनके लिए रो रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। आज ये कैसा अपराधी चाल चरित्र था, थोड़ा सा सब चीजों पे ये भी है देखना पड़ेगा। अभी जिस प्रकार से आपने कहा, बिल्कुल चिंतन होनी चाहिए और बिल्कुल मनन होनी चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं
कि वो आज देश को डरा रहे हैं कि संविधान चीज। थोड़ा सा गोस्वामी जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा इस विषय पे मैं चुप हो जाऊंगा, मेरा समय ले लीजिएगा। तो ये जरूर बताइएगा, जो कान में रुई डाल के बैठे हैं, क्या संविधान देश का चेंज हो सकता है कभी? ये जरूर बताइएगा। जिन्होंने पूरी देश की जनता को लोकतंत्र के नाम पे डराया, जिन्होंने पूरी जनता को कानून के, देश का कानून चेंज हो जाएगा उस पर डरा के वोट लिया, दलित समुदाय को इन्होंने भड़काया कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, और इन्होंने जो झूमर फैलाया। तो मैं चाहता हूँ एक लोकतंत्र और थोड़ा देश के कानून के विषय में एक रोशनी डालेगा। क्या देश का कानून चेंज हो जाएगा पूरा? जो भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कानून किताब बना दी, या किताब जल के नई किताब आएगी? चलिए, तो थोड़ा इस पे एक छोटी सी रोशनी डाल दीजिए जी। मलिक जावेद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमने नहीं कहा चेंज हो जाएगा। इनकी उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की, उसने कहा था, मेरठ के प्रत्याशी ने कहा था, अयोध्या के प्रत्याशी ने कहा था, और हेगड़े साहब है कर्नाटक इनके भाजपा के बड़े नेता, उन्होंने कहा था। आपने जो कहा, हमने जनता के बीच में वो बात रखी। दूसरा, अभी गोस्वामी जी और भटनागर जी खूब ज्ञान दे रहे थे, समाजवादी पार्टी ये, वो पार्टी ये, वो पार्टी वो। अरे भाई, समाजवादी पार्टी, रीजनल पार्टी या कोई भी पार्टी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदलाव नहीं कर सकती, वो केंद्र की सरकार करेगी। आप करिए कि जो जिसके ऊपर एफआईआर है इन धाराओं में एक कानून चेंज नहीं हो सकता। फिर बीच में बोल रहे, फिर संशोधन है ना, घूमना फैलाइए बैठ के यहाँ पे। संशोधन हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता ना, संशोधन हो सकता है कानून में। ठीक है, सुन लीजिए भटनागर जी, सुन लीजिए। नहीं यार, कांग्रेस के लोग भाई, ये पूरे देश में जो उम्र फैला रखा है, सबसे ज्यादा इन्होंने फैला रखा है देश में, अराजकता है। हिंदू मुस्लिम में जो मन मुटाव चल रहा है, इन्होंने लाकर डाल रखा है। समुदाय, दलित समुदाय पे प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं। ये आपके प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 1 साल में सबको जेल में डाल दिया जाएगा। झूठे लोग हो आप। तो कहते हो ना मैं एडवोकेट हूँ, झूठे लोग वकील, आपको वकील बताते हो ना आप, मिस्टर जावेद मलिक। तो थोड़ा बता दीजिए, संशोधन हो सकता है या कानून की किताब ही चेंज हो जाएगी? आप थोड़ा बता दीजिए इस पे। तो आप सवाल पूछा तो सुन तो लो, जवाब तो सुन लो जी। मलिक जावेद जी, सवाल आपने पूछा चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। बिना चेंज करे ही आपने खत्म कर दिया संविधान। जब नौकरी नहीं दे रहे हो, रिजर्वेशन खत्म कर दिया, तो जरूरी थोड़ी कि किताब को हटा के ही सब कुछ हो। आपने सारी नौकरी, सारी संपत्ति बेच दी, नौकरी नहीं दे रहे हो, रिजर्वेशन खत्म। जवाब नहीं है, जवाब है मेरे पास, जवाब आपके पास नहीं है। अहंकार आपको ले डूबा। अयोध्या आ गए, राम मंदिर पे जो सीट थी, चित्रकूट आ गए, आपका अहंकार आपको ले डूबा। हनुमान जी ने मंगलवार को ऐसी गदा मारी कि भाजपा की कमर तोड़ दी। मंगलवार को हनुमान जी ने ऐसी गदा मारी, भाजपा के झूठ की कमर तोड़ दी। अभी और टूटेगी, अहंकार और कम होगा। कुछ दिन रुकिए, जवाब नहीं है, सब जवाब है हमारे पास। बोलने का अधिकार आपको नहीं है, जितना आप बोलते हो। डरा रहे थे आप। बंगारू लक्ष्मण वाले पार्टी वाले ज्ञान न दे, कानून बनाए। मोदी जी के सोनिया गांधी की पार्टी वाले, मोदी जी ने क्या कहा? सोनिया गांधी जी की पार्टी वाले की वैल्यू होनी चाहिए। सोनिया गांधी जी की पार्टी वाले की वैल्यू होनी चाहिए, इस जबान की वैल्यू होनी चाहिए जो आपके नेताओं की नहीं है। मैं तो गोस्वामी जी को सुनना चाहूंगा। नेताओं की जबान की वैल्यू नहीं है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। प्रधानमंत्री ने कहा था 1 साल में सबको जेल में डाल देंगे जो अपराधी है पॉलिटिक्स में। क्यों नहीं डाला? 10 साल से आप सरकार में हो, आप जीत गए हो समाजवादी पार्टी का। नहीं, इसका जवाब तो देना ही चाहिए भटनागर जी, इसका जवाब तो आपको देना ही चाहिए कि अगर 1 साल के अंदर सभी अपराधी जेल में होते तो सदन में दागी नहीं पहुंच पाते, पहुंचते ही नहीं जी, पहुंचते ही नहीं। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। नहीं भटनागर जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, जिस दिन देश में एक कानून की किताब खत्म हो जाएगी और एक देश का, भारत का राजा, सुन ले, सवालों का जवाब से भाग ले रहा हूँ, आपकी तरह मैं जवाब दे रहा हूँ, सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ। मैं नहीं बांटता हूँ। हाँ, नहीं, आपको जवाब नहीं आते ना, तो मैं ये बता दूं कि देखिए, कानून आपराधिक मामले जब कोर्ट कचहरी, आज बता दीजिए ना, अगर कानून के दायरे में आज केजरीवाल जी है ना, सरकार के दायरे में नहीं है ना, तो क्या सरकार के दायरे में होते या राजा कोई होता तो अब तक फांसी लगा देता ना। हाँ भाई, तेने देश को लूटने का काम करा, फांसी लगा दो चौराहे पे। ईडी सरकार के अधीन ही आती है, दिल्ली पुलिस सरकार के अधीन ही आती है, कह रहे हैं नौकरी की बात कर रहे थे, ये नौकरी की बात कर रहे थे। सुन लीजिए, मैं नौकरी, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, भाग देना, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ श्रीमान, कि नौकरी की बात कर रहे थे। मैं देश की जनता के बीच में बोल रहा हूँ, 3.5 लाख पद खाली हैं झारखंड के अंदर, जहां इनकी सरकार है, वहां नौकरी का। अरे 10 साल आप सरकार ने 30 लाख पद खाली है, 30 लाख
30 लाख 30 लाख पद भर दो, लोग दुआएं देंगे आपको, युवा आपको सम्मान देगा, इज्जत देगा, फिर जिताएगा। 30 लाख पद भर दो, हमारे घोषणा पत्र में लिखा है, हम भरेंगे। राज्य में नौकरी दी नहीं गई, राजस्थान में 25 लाख नौकरियां थी, वो दी नहीं गई आपसे। झारखंड में 36 लाख नौकरी दी नहीं गई आपसे। कहाँ से 30 लाख किसानों का, आप किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाए, किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जुआरी हो गया, आपका सट्टेबाज हो गया। आप मुझे यहाँ नौकरी की बात कर रहे हैं, जवाब नहीं होगा ना आप। महिलाओं पर अत्याचार आपके नेता कर रहे हैं, मणिपुर और कुछ नहीं करने आते, टाइम पास करने आते हैं। ये लोग टाइम पास करने, ये लोग टाइम पास करने आते हैं, समय पूरा करने हैं। हम टाइम पास नहीं करते, हमने काम करना है। ठीक है, हमने देश को आगे बढ़ाया है। चलिए ठीक है, हम पुनः अब रुख करेंगे प्रमोद गोस्वामी जी के पास। प्रमोद गोस्वामी जी, यहाँ पर एक बात जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर ये बात कही कि 1 साल के अंदर सभी अपराधी जेल के अंदर होंगे और इस तरह के कुछ कानून इस तरह के बन जाएं कि वास्तव में हो ऐसा, सिर्फ कहा ना जाए, कुछ कर दिखाया जाए, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो हम लिस्ट लेकर के बैठे हैं एडीआर की, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती? और क्या ऐसा संभव है? गोस्वामी जी, मैंने आपसे मूल बात पहले कही थी कि अगर ये तब तक संभव नहीं है जी जब तक सभी राजनीतिक दल मानसिक रूप से ये तय नहीं कर लेंगे, खाली आपके हमारे कहने से, संविधान में संशोधन से उससे कुछ नहीं होने वाला जी। ये खुद तय करना होगा कि हम इस देश को, समाज को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं जी। सवाल आप में खाली इसमें एक प्रतीकात्मक या सांकेतिक बात कह के एक बात खत्म कर दूंगा, इसमें सारी चीजें नहीं होंगी जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फूलपुर से नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे और ये जानते हुए कि यहाँ से नहीं जीत सकता हूँ, नेहरू जी का वर्चस्व है, 95% लोग उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी खड़े होते थे उनके विरुद्ध। इसलिए खड़े होते थे कि हम जनता को ये बताएं कि उनकी ये नीतियां गलत हैं। फर्रुखाबाद में चुनाव लड़ने की बात हुई, डॉक्टर लोहिया वहां से पहली बार सांसद चुने गए, बाई इलेक्शन था, मूलचंद दुबे की डेथ हुई थी और उसके बाद बाई इलेक्शन के लिए लोगों ने जाके कहा कि आप फर्रुखाबाद से लड़िए, तो डॉक्टर लोहिया नाराज हो गए थे कि मैं चुनाव संसद में पहुंचने के लिए नहीं, मैं जो सरकार की, कांग्रेस की गलत नीतियां हैं उनकी आलोचना जनता तक पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज जनता की पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ खड़ा होता हूं। तो एक ये सोच थी जी कि उन्हें चुनाव नहीं जीतना है, उन्हें जो भी खामियां हैं उन खामियों को दुरुस्त करवाना है। लेकिन आज स्थिति ये है कि खामियां अपना बढ़ जाएं, लेकिन चुनाव हम जीत जाएं। ये मानसिकता, जी बिल्कुल, ये मानसिकता बनी हुई है और इसीलिए आज एडीआर की रिपोर्ट पर हमको चर्चा करना पड़ रहा है। क्योंकि अब समय भी समाप्त हो गया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के मानसिकता बदलनी होगी राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दलों के नेताओं को, कि वास्तव में हमें करना क्या है, क्या जो राजनीति के मूल सिद्धांत हैं, नैतिकता है, क्या उसको देखा जाए या सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा जाए कि एन केन प्रकारेण विजय श्री मिले। तो अगर एन केन प्रकारेण विजय श्री की अगर जो सिर्फ बात रह जाएगी तो मूल सिद्धांत, नैतिकता ताक पर रहेंगे और दागी संसद पहुंचते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।